चलिए तो वर्क एनर्जी पावर एडिशन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे अभी। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कहा है। तो क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि अ 1 kg ब्लॉक situated on a rough incline is connected to a spring with spring constant of 100 न्यूटन पर मीटर as shown in figure। तो हम भी पहले फिगर बना लेते हैं। चलिए तो इस तरह से आपको एक स्लांट दिया हुआ है जहाँ पे इधर एक पुली है, राइट। पुली के एक तरफ आपको स्प्रिंग दिया हुआ है यहाँ पे, राइट, विच इज़ कनेक्टेड विथ अ फिक्स सपोर्ट, राइट। और दूसरी तरफ एक मास दिया हुआ है एंड द सरफेस इज रफ। दिस इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द गिवन सरफेस इज रफ। चलिए क्या करना है आपको वो देखते हैं। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विथ स्प्रिंग इन अनस्ट्रेच्ड पोजिशन। तो ये ब्लॉक पहले रेस्ट में था, फिर आपको उसको छोड़ना है। तो डेफिनेटली अपने वेट की वजह से ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा। द स्प्रिंग इज गोइंग टू बी एक्सपांडेड, राइट। चलिए द ब्लॉक मूव्स 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ये ब्लॉक कितना नीचे आया बच्चों? छोड़ने पे ब्लॉक 10 सेंटीमीटर जितना नीचे आया। तो सिंपल सी बात है, जितना ब्लॉक नीचे आएगा उतना ही स्प्रिंग यहाँ से एक्सपांड होने वाला है, राइट। तो अगर ये ब्लॉक आपका x जितना नीचे आया तो ये स्प्रिंग जो है वो भी x जितना खींचेगा, है ना। चलिए कितना नीचे आया आपका ब्लॉक जो है वो 10 सेंटीमीटर नीचे आया है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एज्यूम दैट द स्प्रिंग हैज़ अ नेग्लिजिबल मास एंड द पुली इज फ्रिक्शनलेस, राइट। और यहाँ पे आपको इंक्लाइनेशन एंगल क्वेश्चन में नहीं लिख के दिया है बट सॉल्यूशन में लिख के दिया है, दैट इज 37 डिग्री। दिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज गिवन विच इज 37 डिग्री। दिस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इज 37 डिग्री, राइट। चलिए आपको ये कहा है कि व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज, ब्लॉक का मास दिया है आपको 1 kg, स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया हुआ है आपको, दैट इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, राइट। दैट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज गिवन विच इज 100 न्यूटन पर मीटर। और आपको एक और चीज़ दिया, ब्लॉक स्लाइड किया 10 सेंटीमीटर जितना, ब्लॉक स्लाइड डाउन विच इज़ x, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो उतना ही आपका स्प्रिंग जो है वो भी एक्सपांड होने वाला है। स्प्रिंग एक्सपांशन दैट इज ऑल्सो सेम, स्प्रिंग एक्सपांशन इज ऑल्सो सेम, राइट। चलिए आपको ये पूछा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। अब यहाँ पे लॉजिक क्या यूज़ करेंगे बच्चों? सिंपल सा लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। एज सुन एज यू विल लीव द ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज मूविंग। ब्लॉक मूव हो रहा है मतलब ब्लॉक के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। कौन कर रहा है वर्क? तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है स्प्रिंग का खुद का वेट और दूसरा लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज सरफेस रफ है। और ये दोनों फोर्स मिलके जो वर्क करेंगे ना, ये दोनों फोर्स मिलके जो वर्क करेंगे वो वर्क इस स्प्रिंग के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बस यही आपका लॉजिक है, राइट। तो यहाँ पर मैं एक मेन स्टेटमेंट ये लिखूंगा कि इसके इर्द गिर्द हमें सम को सॉल्व करना है। मेन स्टेटमेंट में ये लिखूंगा कि वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज स्टोर्ड इन स्प्रिंग एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ओके, बस तो यही आपका लॉजिक है। तो पहले ये फाइंड करते हैं नेट फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक के ऊपर। तो देख लीजिए ब्लॉक का खुद का वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है mg। mg के 2 कंपोनेंट पड़ेंगे, ये डेफिनेटली होगा आपका mg cos थीटा। अभी आप बहुत बार कर चुके हो ना, तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट cos होता है और स्लांट के पैरेलल कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, राइट। फ्रिक्शन लगेगा मोशन का अपोजिंग डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और यू कैन राइट रिएक्शन और आप एन भी लिख सकते हो, लेट्स राइट एन, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक पैरेलल टू स्लोप, पैरेलल टू स्लोप, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक पैरेलल टू द स्लोप, राइट। तो दिस नेट फोर्स एक्टिंग, कितना नेट फोर्स लग रहा है बताओ? तो नेट फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों mg sin थीटा और अपोजिंग डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, है ना। तो नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स हो गया mg sin थीटा जो उसको नीचे ला रहा है,
और फ्रिक्शन उसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहा है वापस, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। चलिए फ्रिक्शन तो आप हाँ चैंपियन ऑफ फ्रिक्शन में तो आप सब लोग, दैट इज mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू n। क्या होगा ये mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, राइट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, mg sin थीटा माइनस म्यू इंटू, चलिए नॉर्मल फोर्स कितना दिख रहा है आपको, बैलेंस करिए, तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा। चलो नॉर्मल फोर्स इज mg cos थीटा, राइट। तो ये हो गया आपका नेट फोर्स। चलिए अब यहाँ पे आके रख देते हैं वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। चलिए वर्क डन होता है F इंटू एक्स, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है बच्चों, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। चलिए एक एक एक्स को आप मार दीजिए गोली, अब बाकी आपको करना है सॉल्व। चलिए फ्रिक्शन फोर्स ये रहा आपका mg sin थीटा, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स। चलिए डालते हैं सारे वैल्यूज़ जो आपको रखने हैं, तो मास कितना है 1 kg है, g का वैल्यू लेंगे 9.8 साइन थीटा दैट इज साइन 37 माइनस म्यू फाइंड करना है हमें m इंटू जी इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस 37, हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट है 100 एंड एक्सपांशन है 0.1। देखो एक्सपांशन कितना है भाई, एक्सपांशन है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करो दैट इज 0.1। अभी आपको साइन 37 का वैल्यू कौन बताएगा बच्चों, तो साइन एंड कॉस 37 दोनों वैल्यू आपको बताएगा टेबल, राइट। साइन 37 का वैल्यू है 0.6018, इट इज़ 9.8, साइन 37 का वैल्यू है 0.6018 म्यू इंटू 9.8 कॉस 37। कॉस का कोई टेबल नहीं होता है बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों। कॉस 37 का वैल्यू जो है दैट इज साइन 53, है ना, नहीं क्या, हाँ राइट। आप ऐसे लिख सकते हो ना, कॉस 37 इज साइन 90 माइनस 37 10 स्टैंडर्ड दैट इज साइन 53। तो कॉस का कोई टेबल नहीं होता है, तो आप या तो ऐसे करो, फिर या तो आप एक और रिलेशन यूज कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये जो cos 37 है ना बच्चों, cos 37 का वैल्यू है 0.7996, 0.7996 दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ओके। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करके सामने लीजिए, राइट। चलिए जैसे ही आप इसको पूरा आप सिंप्लीफाई करोगे ना, करके दिखाऊं पूरा सिंप्लीफाई, चलिए आपकी इच्छा है तो कर लेते हैं। ये होगा आपका 9.8 इंटू 0.6018, उसमें से आपको 5 माइनस करना है, सामने है ना, तो 5 माइनस हो गया, ये हो गया आपका 0.89764। ये सबको सामने ले जाइए, म्यू इंटू 9.8 इंटू 0.7996। चलिए डिवाइड करना है, अब तो आपको खाली डिवाइड बाई 9.8 डिवाइड बाई 0.7996, राइट। चलिए इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा बच्चों 0.114 आंसर आ रहा है मेरा। माई आंसर इज म्यू इज इक्वल टू 0.114, राइट। तो जो आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है ना, दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.114, ओके। अगर आपको कोई रेफरेंस बुक में 0.127 आंसर दिखे तो वो इसलिए दिखेगा बिकॉज उन लोगों ने ग्रेविटी का वैल्यू 10 लिया है। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू रखा है ग्रेविटी का 9.8, दैट इज वाई अवर आंसर इज ऑल्सो एग्जैक्ट। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 114। मेन लॉजिक आपको पता होना चाहिए, मेन लॉजिक है कि जो भी वर्क होगा यहाँ पे ब्लॉक को नीचे लाने का, वो सारा वर्क इसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बस यही लॉजिक से आपको फिर आगे बढ़ना है। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये फाइंड करो नेट फोर्स कितना है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक फोर्स है mg sin थीटा और उसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, नॉर्मल आपको यहाँ से मिल जाएगा mg cos थीटा, राइट। तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जो स्प्रिंग का एनर्जी होता है। अब बाकी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है खाली। चलिए कॉपी कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को क्विकली सब लोग, ठीक है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 27, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आला और मामूली क्वेश्चन। अ बोल्ट ऑफ 0.3 kg फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर मूविंग डाउन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। ओह बाप रे, एलिवेटर, एलिवेटर मतलब लिफ्ट, राइट। उसके सीलिंग का हाइट है 3 मीटर और उसके ऊपर से एक बोल्ट गिरा यहाँ पे, दिस इज द बोल्ट। और वो बोल्ट का मास कितना दिया है आपको मुन्ना लोग, बोल्ट का मास आपको दिया हुआ है 0.3 kg। कितना बड़ा बोल्ट है, 300 ग्राम का बोल्ट, 0.3 kg का बोल्ट है।
राइट, जो सीलिंग के फ्लोर सीलिंग के ऊपर से नीचे गिरा, बट यहाँ पे जो लिफ्ट है ना, वो लिफ्ट जो है वो नीचे जा रहा है विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड. लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड. राइट, चलिए आपको ये पूछा गया है, इफ इट हिट्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एंड डज नॉट रिबाउंड, वो रिबाउंड नहीं हो रहा है, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस बाय द इम्पैक्ट. वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द एलिवेटर वर स्टेशनरी. अगर लिफ्ट स्टेशनरी होता तो क्या आपका आंसर बदलता. चलिए, तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, अगर आपका बोल्ट सीलिंग के ऊपर है 3 मीटर हाइट के ऊपर, तो उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी. कौन सा एनर्जी है उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर है. राइट, नाउ एज सून एज इट विल फॉल, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही वो फ्लोर के साथ स्ट्राइक करेगा, सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई, बिकॉज वो बाउंड नहीं कर रहा है वापस, वो रिबाउंड नहीं कर रहा है. रिबाउंड करता तो फिर वापस कुछ ना कुछ एनर्जी काइनेटिक होकर मिलता, बट क्योंकि वो रिबाउंड नहीं कर रहा है तो सारी एनर्जी तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जानी है. राइट, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, वही सारा हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा. पर यहाँ पे क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि व्हाट अबाउट दिस, द लिफ्ट ऑल्सो हैज़ द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड. उसका क्या करें? कुछ नहीं करना है, बिकॉज लिफ्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. एज द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज 0. लिफ्ट का यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. राइट, तो आपको ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं करना है, इट इज़ अ यूनिफॉर्म स्पीड, सो एक्सेलरेशन इज 0. तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी of bolt at ceiling is equal to heat energy produced when it strike the ground. When it strikes the ground. When it strikes the ground, right? चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बोल्ट कितना होता है? mgh. देखो मैंने g ही लिखा है, कोई भी एक्सेलरेशन चेंज नहीं किया, बिकॉज लिफ्ट का कोई एक्सेलरेशन नहीं है. हाँ, अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन होता ना, देन यू हैव टू चेंज इट हियर. ओके, दैट इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस, जो आपको फाइंड करना है. चलिए, बोल्ट का मास है 0.3, ग्रेविटी लेंगे 9.8, हाइट ले लेंगे 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस. चलिए, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 8.82 जूल. इतना हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, 8.82 जूल जितना हीट प्रोड्यूस होने वाला है इस केस में. राइट, अगर लिफ्ट स्टेशनरी होता ना, तो भी आपका आंसर यही आता, बिकॉज स्टेशनरी का मतलब भी ये होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू 0. राइट, तो वी कैन राइट हियर, वी वुड हैव गेट सेम आंसर. आंसर वुड बी सेम इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी. आंसर वुड बी सेम इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी. लिफ्ट स्टेशनरी होता तो भी आपका आंसर सेम ही रहता, बिकॉज तब भी आपका एक्सेलरेशन तो 0 ही होता ना. ओके, चलिए कॉपी करेंगे. इसके बाद एक खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है, ज़बरदस्त क्वेश्चन. राइट, चलिए इसको पहले आप कॉपी करिए, फिर वो ज़बरदस्त क्वेश्चन पे आपको मैं ले जाता हूँ. चलिए, तो एक एक्सेलेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे. क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ट्रॉली ऑफ मास 200 kg मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर. आप पहले इसको ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो. दैट इज 36 इंटू 5/18. अभी आपको पता है ना, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. तो ट्रॉली का इनिशियल स्पीड कितना है बच्चा लोग? 10 मीटर पर सेकंड है ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक. फ्रिक्शन नहीं है. चलिए, अ चाइल्ड ऑफ मास 20 kg, एक बच्चा है जिसका मास 20 kg है, इट रन ऑन अ ट्रॉली फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड वॉज 10 मीटर अवे एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ट्रॉली. बच्चे का स्पीड दिया है 4 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ट्रॉली इन अपोजिट डायरेक्शन. ये आपको काम का स्टेटमेंट है ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रॉली. आपको ये पूछा है, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली, हाउ मच हैज़ द ट्रॉली मूव्ड फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिन टू रन. ओके, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें हैं, एक ट्रॉली और दूसरा उसके ऊपर बच्चा है. बाहर से कोई धक्का नहीं मार रहा है. राइट, जो भी हो रहा है अंदर अंदर दोनों जने कर रहे हैं. तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है. तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो मोमेंटम होता है कंजर्व. ये हमें पता है. राइट, तो मोमेंटम हमें कंजर्व करना है. तो इनिशियल मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा, उसको करेंगे इक्वलाइज. तो पहले इनिशियल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं. राइट, लेट्स टॉक अबाउट द इनिशियल सिचुएशन. राइट, तो इनिशियल सिचुएशन ध्यान से देखना बच्चों आप लोग. तो ये आपका ट्रॉली है, सपोज दिस इज ट्रॉली.
राइट, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर वो जा रहा है ट्रॉली, राइट। लेट्स सी कि ट्रॉली आपकी पहले इस तरफ जा रही है, लेट्स से विद स्पीड v, जो आपको दे दिया है ट्रॉली कितने स्पीड से पहले जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और बच्चा जो है ना वो भी ट्रॉली के ऊपर ही है, हियर ही इज ऑन द ट्रॉली, राइट। और अभी आपका बच्चा जो भी है वो भी तो अभी दौड़ना चालू किया नहीं है, और वो कितना मीटर दूर है, एक एंड से वो दूर है 10 मीटर, राइट। उसको अपोजिट डायरेक्शन में भागना चालू करना है, अभी उसने भागना चालू नहीं किया है, तो अभी बच्चा तो ट्रॉली के ऊपर ही है, तो बच्चे की स्पीड भी अभी सेम ही है बिकॉज वो ट्रॉली के ऊपर है। इट ऑल्सो हैज़ द सेम स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, राइट, क्योंकि अभी तो बच्चा ट्रॉली के ऊपर ही है ना, अभी भागना चालू किया नहीं है, राइट। ओके, तो इनिशियली ट्रॉली एंड बच्चा दोनों साथ में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इनिशियली चाइल्ड एंड ट्रॉली मूव्स टुगेदर विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यू कैन से इनिशियल मोमेंटम PI, इनिशियल मोमेंटम। तो मास को पहले हम डिनोट कर लेते हैं, ट्रॉली का मास लिख दो कैपिटल M दैट इज 200 kg, बच्चे का मास लिख दो स्मॉल m दैट इज 20 kg। चले, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से नोटेशन कर सकते हो यहाँ पे। अभी दोनों साथ में जा रहे हैं तो टोटल मास हो जाएगा आपका m + m, कितने स्पीड से जा रहा है, v जितने स्पीड से दैट इज 10। तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 200 + 20 × 10 दैट इज 2200 kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम है। मैंने इनिशियल सिचुएशन को सॉल्व कर लिया। अब जब बच्चा दौड़ना चालू करेगा अब क्या होगा देखो, व्हेन चाइल्ड स्टार्ट रनिंग, व्हेन चाइल्ड स्टार्ट रनिंग, लेट्स सी व्हाट विल हैपन व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट रनिंग। अब जब ये बच्चा दौड़ना चालू करेगा ना, सिचुएशन ध्यान से समझना, ये आपकी ट्रॉली है, राइट, ट्रॉली की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ओके। अब जैसे ही बच्चा दौड़ना चालू करेगा ट्रॉली का वेलोसिटी चेंज होने वाला है। लेट्स कंसिडर ट्रॉली का वेलोसिटी हो चुका है v', कितना हो चुका है ट्रॉली का वेलोसिटी, अब v से बदल के v' हो चुका है, और बच्चा ये रहा जो अभी दौड़ना चालू कर चुका है। ये आप देख लो, उसके हाथ की पोजीशन देखो, आपको पता चल जाएगा वो भाग रहा है ना, ओके। और वो भाग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रॉली। तो ट्रॉली इस तरफ जा रहा था, बच्चा भागा अपोजिट डायरेक्शन में विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। और ये जो 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है ना बच्चों, दिस स्पीड इज रिलेटिव टू द ट्रॉली। ये 4 मीटर पर सेकंड का जो स्पीड है, दिस इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली। वो ट्रॉली के ऊपर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, राइट। तो अगर कोई बाहर से देख रहा है ना, अगर कोई बाहर से देख रहा है तो उसको बच्चे का स्पीड कितना लगेगा बताओ, व्हाट डू यू थिंक, उसको बच्चे का स्पीड कितना लगेगा? तो उसको बच्चे का स्पीड डेफिनेटली लगना है v' - 4। तो अगर कोई ग्राउंड पर से देख रहा है ना तो उसको बच्चे का स्पीड, बिकॉज देखो बच्चा है तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अभी, राइट, ट्रॉली के ऊपर ही है बच्चा जो है वो। तो अगर ट्रॉली v' स्पीड से जा रहा है तो बच्चा भी v' स्पीड से इस तरफ तो जाना ही है। समझो, बच्चा ट्रॉली के ऊपर है, अगर ट्रॉली v' स्पीड से आगे जा रहा है तो बच्चा भी v' स्पीड से आगे तो जाने ही वाला है। बट क्योंकि बच्चा थोड़ा नौटंकी बाज है, बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर जितना भाग रहा है, राइट, 1 सेकंड में, राइट। तो जमीन पे देखने वाले को बच्चे का स्पीड कितना लगेगा, v' इस तरफ जा रहा है, 4 अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो जमीन से देखने वाले को बच्चे का स्पीड लगेगा v' - 4। अगर बच्चा सेम डायरेक्शन में भागता ना तो जमीन पे जो है उसको बच्चे का स्पीड लगता v' + 4, बिकॉज बच्चा उसी डायरेक्शन में 4 और खुद से भाग रहा है तो बच्चे का स्पीड ज्यादा लगता है, v' + 4। यहाँ पे बच्चा अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है ट्रॉली की स्पीड से, तो बच्चे का जो स्पीड है जमीन पे देखने वाले को कम लगेगा, बिकॉज ट्रॉली उसको आगे ले जा रहा है और वो खुद पीछे की तरफ आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे का जो स्पीड है ना वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कितना होगा, v' - 4। ये जो 4 मीटर पर सेकंड है दैट इज रिलेटिव टू ट्रॉली, और ये जो स्पीड है ना दैट इज रिलेटिव टू ग्राउंड, जो हमें सॉल्व करना है, राइट, दैट इज द इंपॉर्टेंट। अगर ये आपने समझ लिया तो ऐसे न्यूमेरिकल में कोई कभी प्रॉब्लम होने वाला नहीं। दैट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग। नाउ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि पानी में एक राफ्ट है और राफ्ट के ऊपर अगर कोई दौड़ रहा है तो उसमें भी ऐसा ही केस होगा। अगर राफ्ट के ऊपर कोई दौड़ रहा है तो वो आगे की तरफ आएगा,
साथ में राफ्ट कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो वो भी तो पीछे की तरफ जाएगा साथ साथ में। समझे मुन्ना लोग क्या हुआ वो? मैं आपको बताऊंगा राफ्ट वाला एग्जाम्पल भी आपको कैसे सॉल्व करना। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल ऑफ द राफ्ट ऑल्सो। चलिए अब पहले इसको तो सॉल्व कर लें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हियर वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाइल्ड का वेलोसिटी हो जाएगा v'-4, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आपके टोटल फाइनल मोमेंटम। चलो टोटल फाइनल मोमेंटम, अब दोनों का मोमेंटम अलग अलग हो जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीड से जा रहे हैं, राइट। तो राफ्ट का जो मोमेंटम होगा वो होगा राफ्ट का मास इंटू राफ्ट का वेलोसिटी जो v' है। राफ्ट का वेलोसिटी कितना है बच्चा लोग? राफ्ट का वेलोसिटी है v', राइट। वेलोसिटी ऑफ द राफ्ट इज v'। ऑन दी अदर हैंड बच्चे का मास है m और बच्चे का वेलोसिटी है v'-4। कितना है बच्चे का वेलोसिटी? v'-4। तो दोनों का अलग अलग मोमेंटम निकाल लिया मास इंटू वेलोसिटी करके। चलिए ये मास है आपका 200, v' ये है आपका 20, v'-4 ब्रैकेट ओपन करना है। चलिए करते हैं। तो 200 + 20 दैट इज 220 v'-80 दैट इज द फाइनल मोमेंटम। अब आप यूज़ करो क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, वी कैन यूज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो वी कैन राइट हियर एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, as no external force is acting, you can write P initial is equal to P final. P initial was 2200, P final is 220 v'-80। चलिए इसको सामने ले लीजिए। 2200 + 80 दैट इज 2280 इज इक्वल टू 220 v'। चलिए जैसे ही आप डिवाइड करोगे ना 228/22, बताऊँ आपका आंसर कितना आएगा? 228 / 22, योर आंसर इज 10.36 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी राफ्ट का हो जाएगा 10.36 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा राफ्ट का फाइनल वेलोसिटी बच्चों? 10.36 हो जाएगा। देखो आप लॉजिक से भी सोचो, बच्चा अगर अपोजिट डायरेक्शन में, राफ्ट इस तरफ जा रहा था, अगर बच्चा इस तरफ भागेगा ना तो बच्चे को इस तरफ मोमेंटम मिलेगा, तो राफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा। तो राफ्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में उसको और मोमेंटम मिलेगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ, राफ्ट का जो स्पीड है वो बढ़ गया। जो पहले 10 था अब वो बढ़ के 10.36 हो गया। अगर बच्चा राफ्ट के डायरेक्शन में भागता ना तो बच्चे को इस तरफ मोमेंटम मिल रहा है, तो राफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम मिलता, तो वहाँ पे राफ्ट का मोमेंटम कम हो जाता, तो स्पीड भी कम आती आपकी। ठीक है, अब ये भी पूछा है कि जब ये बच्चा इससे ऊपर से कूद जाएगा तब राफ्ट ने कितना डिस्टेंस काटा होगा। हो जाएगा काम, सिंपल है। चलो तो बच्चे को यहाँ से कूदने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो बच्चे को कूदने के लिए 10 मीटर काटना है, और बच्चा कितने स्पीड से राफ्ट के ऊपर इसके ऊपर भाग रहा है, ट्रॉली के ऊपर वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और उसको डिस्टेंस काटना है 10 मीटर का। तो ये 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रॉली के ऊपर काटने के लिए उसको टाइम कितना लगेगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम टू कवर 10 मीटर ऑन ट्रॉली। तो हम सिंपल सा यूज़ करेंगे कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलो बच्चा ट्रॉली के ऊपर कितने स्पीड से भाग रहा है? बच्चा ट्रॉली के ऊपर तो 4 की स्पीड से भाग रहा है, डिस्टेंस काटना है उसको 10/t, तो उसको टाइम लगा 2.5 सेकंड। ये बच्चे को टाइम लगा। अब इतने टाइम में ट्रॉली कितना डिस्टेंस काटेगी? आपको यही पूछा है ना, जब बच्चा कूद जाएगा तब ट्रॉली कितना डिस्टेंस काटेगा। तो बच्चा कूदा कितना टाइम के बाद? बच्चा कूदा है 2.5 सेकंड के बाद, तो ये 2.57 में ट्रॉली कितना डिस्टेंस काटेगी? तो ट्रॉली का स्पीड तो कितना हो चुका है, जैसे ही बच्चे ने भागना चालू किया ट्रॉली का स्पीड हो चुका है 10.36, राइट। और उसको टाइम कितना लेना है? 2.5, तो ट्रॉली कितना डिस्टेंस काटेगा? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रॉली इन दिस 2.5 सेकंड। तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ट्रॉली का वेलोसिटी आपको लेना है अब 10.36 और टाइम कितना है 2.5। चलिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कितना आएगा वो, इंटू 2.5 और आंसर इज 25.9 मीटर। तो ट्रॉली इतने टाइम में 25.9 मीटर डिस्टेंस काट जाएगा जब तक बच्चा कूदेगा तब तक, राइट। तो वापस एक बार बच्चे को कूदने के लिए जो टाइम निकालना है उसमें आपको बच्चे का यही वेलोसिटी लेना है, बिकॉज बच्चा ट्रॉली के ऊपर ही भाग रहा है, डिस्टेंस भी ट्रॉली के ऊपर ही काटना है 10 मीटर का। तो इतना करने में उसको टाइम लगेगा 2.5 सेकंड, और इस 2.5 सेकंड में ट्रॉली की स्पीड ऑलरेडी कितना हो चुका है, ये हो चुका है, तो इतने में उसको डिस्टेंस कितना कटेगा, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट विल बी द डिस्टेंस। आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर टू यू, राइट। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, राफ्ट का क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए कॉपी करिए इसको पहले क्विकली।
चलिए एक नेक्स्ट सिचुएशन आप सब लोग समझेंगे। क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि ये पानी के ऊपर ना एक लकड़े का राफ्ट तैर रहा है। ये जो है ना वो लकड़े का राफ्ट है, उसके ऊपर एक इंसान है, राइट। ओके, नाउ सपोज ये इंसान जो है ना वो यहाँ से 20 मीटर दूर है। कितना दूर है? 20 मीटर। मास ऑफ पर्सन यू कैन टेक 50 kg एंड द मास ऑफ राफ्ट यू कैन टेक 150 kg. Okay, now my question is, if this person start running in this direction with a speed of 5 meter per second, right? Okay, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर ये भागना चालू करे आगे की तरफ, तो जब ये कूद जाएगा, सपोज मान लो कि यहाँ पे आपका किनारा है, यहाँ पे उसको आना है, ये किनारा है, राइट। एंड ही वांट कि दौड़ते दौड़ते आए और इधर जंप कर जाए, किनारे पे कूदे डायरेक्ट। तो जब ये कूदेगा तो किनारे से कितना दूर रह जाएगा, कितना दूर गिरेगा पानी में, आपको फाइंड करना है, राइट। जब ये जंप कर देगा तो ये पानी में कितना दूर गिरेगा, किनारे से कितना दूर ये रह जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए सबको मैं दे रहा हूँ 1 मिनट सॉल्व करने के लिए। आपका 1 मिनट शुरू होता है। अब सोचिए, द लॉजिक इज़ क्वाइट सेम, जो यहाँ पे किया है वैसा ही सेम लॉजिक रहने वाला है। दिमाग लगाइए, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। चलिए सबको पूरा मौका है, कोशिश करिए। यहाँ पे भी बाहर से कोई धक्का नहीं मार रहा है, जो भी हो रहा है अंदर अंदर हो रहा है। तो यूज़ करो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम फाइंड करो, फाइनल मोमेंटम फाइंड करो और चेक करो क्या हो रहा है वो। चेक इट आउट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। बताओ चलो क्या होगा, बताओ चलो सब लोग, क्या होने वाला है। कितना दूर गिरेगा ये इंसान किनारे से, राइट। कितना दूर गिरेगा ये इंसान किनारे से, ये आपको बताना है। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि किनारे से आपका राफ्ट जो है ना, सपोज ये किनारे से 30 मीटर दूर है, राइट। कितना दूर है किनारे से? ये 30 मीटर जितना दूर है। लेट्स टेक 30 मीटर ज़्यादा हो जाएगा, लेट्स कीप इट 10 मीटर ओनली। ये किनारे से 10 मीटर जितना राफ्ट दूर था। चलिए आपका समय जा रहा है, फटाफट आ जाना चाहिए 1 ही मिनट के अंदर। इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या आंसर आ रहा है आपका? आया किसी का आंसर? समय समाप्ति की घोषणा। चलिए तो मैं अभी इसको एकदम शॉर्ट में करूँगा। मुझे इतना पता है, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम शुड बी सेम। अब इनिशियली तो राफ्ट स्टेशनरी था, इंसान भी स्टेशनरी था, यहाँ पे तो इनिशियली कोई मोशन नहीं था, तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 रहेगा। अब भी आप समझो फाइनल मोमेंटम क्या होगा। अब जैसे ही ये इंसान आगे की तरफ दौड़ना चालू करेगा ना, उसको आगे की तरफ मोमेंटम मिलेगा, और जो राफ्ट है ना उसको पीछे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। मतलब इंसान आगे की तरफ दौड़ेगा और साथ साथ में वो राफ्ट के साथ पीछे की तरफ भी जाएगा। देखो हो क्या रहा है, अब ये मून वॉक जैसा है। मून वॉक चल रहा है आगे की तरफ, बट जा रहा है कहाँ पे? पीछे की तरफ। इट्स क्वाइट लाइक मून वॉक, राइट। ओके, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, अगर मान लो कि इसके आगे जाने की वजह से, इसके इस तरफ जाने की वजह से, अगर आपका जो राफ्ट है, अगर वो राफ्ट को इस तरफ वेलोसिटी मिला v' जितना, जो डेफिनेटली मिलने वाला है ना, राइट। तो अब आप लॉ क्या यूज़ करोगे बच्चों? तो आप ये लॉ यूज़ करोगे कि इस इंसान को इस तरफ मोमेंटम मिला है, दैट इज़ मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज़ 50 × 5। ये मोमेंटम पर्सन को इस तरफ मिला है, और उसी के साथ में पर्सन जो है वो तो राफ्ट के ऊपर ही है, तो दोनों के दोनों पीछे की तरफ भी जाएंगे। कितना स्पीड लिया आपने उसका? v' जितना स्पीड लिया, राइट। तो दोनों के दोनों साथ में भी जाने वाले हैं पीछे की तरफ। तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैंने माइनस साइन ले लिया। इस डायरेक्शन को मैंने प्लस कंसिडर किया है, तो अपने आप ये डायरेक्शन माइनस हो जाएगा, राइट। तो दैट इज़ माइनस। चले दोनों साथ में ही जाएंगे, 50 + 150। कितने स्पीड से जा रहे हैं दोनों? v' स्पीड से। समझ रहे हो आप? इंसान भले आगे की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है, बट क्योंकि वो राफ्ट के ऊपर है, वो आगे की तरफ जा रहा है, तो राफ्ट पीछे की तरफ धीरे धीरे जाएगा बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स, और वो तो राफ्ट के ऊपर ही है, तो वो भी तो साथ साथ में पीछे की तरफ भी जाने वाला है। समझे आप लॉजिक, राइट। ओके, तो इंसान को आगे की तरफ मोमेंटम मिलेगा, और इंसान राफ्ट दोनों को साथ में पीछे की तरफ भी मोमेंटम मिलेगा। दैट्स व्हाई आई पुट नेगेटिव साइन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, क्या आएगा आपका देखते हैं। चलिए 50 × 5 दैट इज़ 250, सामने ले लिया है मैंने। दिस इज़ 200 v',
राइट, कट करिए, चले इसको, ये हो जाएगा 25/20 दैट इज़ वी डैश। तो वी डैश आएगा आपका 5/4 दैट इज़ 1.25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द वेलोसिटी। मतलब ये है कि राफ्ट को पीछे की तरफ वेलोसिटी कितना मिला है भाई, राफ्ट को पीछे की तरफ वेलोसिटी मिला है 1.25 मीटर पर सेकेंड जितना, राइट। तो अब ये पर्सन जो है उसका नेट स्पीड कितना हो गया, पर्सन का नेट स्पीड कितना हो जाएगा, सोचो 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 सोचो, पर्सन का नेट स्पीड कितना हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नेट स्पीड ऑफ पर्सन। ये अभी आपका कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, हाँ, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, तो नेट स्पीड ऑफ द पर्सन, पर्सन आगे की तरफ भाग रहा है विद द स्पीड ऑफ 5 और राफ्ट के साथ वो पीछे भी जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 1.25। तो पर्सन का स्पीड कितना बचेगा, 5 आगे की तरफ, उसमें से 1.25 पीछे की तरफ। तो इस भाई साहब का स्पीड बचेगा 5 माइनस 1.25 एंड दैट 5 माइनस 1.25 इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। ये उसका नेट स्पीड है पर्सन का, राइट, ये उसका नेट स्पीड है 3.75 मीटर पर सेकेंड। अब आप समझो, चलो अभी मैं आपको आगे ले जाता हूँ, राइट। तो उसको यहाँ से कूदने में कितना टाइम लगेगा, मैंने ये पूछा था सवाल आपको कि ये जब कूदेगा तो कितना दूर गिरेगा, दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो इसको कूदने में कितना टाइम लगना है पहले वो बताओ। तो उसको कूदने के लिए 20 मीटर डिस्टेंस काटना है विद द स्पीड ऑफ 5, क्योंकि राफ्ट के ऊपर ही है ना वो तो, राइट। तो उसको कूदने में टाइम लगना है 4 सेकंड का, 20/5, क्वाइट सिंपल, राइट। तो उसको कूदने में टाइम लगेगा, टाइम टू जंप, वेरी सिंपल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। कूदने के लिए उसको डिस्टेंस काटना है 20 मीटर का और उसका वेलोसिटी है 5 राफ्ट के ऊपर, तो कूदने के लिए उसको लगना है 4 सेकंड, राइट। और इस 4 सेकंड में वो नेट कितना डिस्टेंस काटेगा, तो उसका नेट स्पीड ये है 3.75, पॉजिटिव है, मतलब आगे की तरफ तो जाने ही वाला है वो। तो वो इस 4 सेकंड में नेट कितना डिस्टेंस काटेगा, ये देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन दिस 4 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड में ये भाई साहब जो नेट डिस्टेंस काटने वाला है ना, ये नेट डिस्टेंस आपका हो जाएगा डिस्टेंस इंटू, डिस्टेंस क्या होता है आपका, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये आपको नेट वेलोसिटी लेना पड़ेगा। तो ये आपका नेट वेलोसिटी है 3.75 और टाइम मिला है उसको 4 का। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा कुछ, कितना हो जाएगा ये, 3.75 इंटू 4, 18 मे बी, लेट्स चेक इट आउट। 3.75 इंटू 4, 15। तो ये 15 मीटर ही है अभी डिस्टेंस, मतलब ये अभी तक कूदा ही नहीं है। तो 4 सेकंड में तो ये कूद भी नहीं पाएगा, 4 सेकंड में तो ये कूद भी नहीं पाने वाला है, राइट। ओके, तो अभी तो ये कितना डिस्टेंस काटा हुआ है, 15 मीटर डिस्टेंस काटा हुआ है इस तरफ, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जो आपको अपने पूरी बुद्धि क्षमता को यूज़ करके सॉल्व करने पड़ेंगे। दिस आर द सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थोड़ा सा दिमाग आपको खुला रख के सॉल्व करना रहेगा तो आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसको कॉपी कर लीजिए जो आपको दिख रहा है उसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करने हैं हमें। देखो, इसमें छोटा सा करेक्शन करते हैं। उसको 4 सेकंड का टाइम लगेगा कूदने के लिए और ये 4 सेकंड में राफ्ट कितना पीछे जा चुका है, तो राफ्ट का स्पीड इतना आ चुका है 3.75, सॉरी राफ्ट का स्पीड कहाँ गया, ये रहा 1.25। राफ्ट का स्पीड कितना है 1.25, तो उतने टाइम में राफ्ट कितना पीछे जा चुका होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द राफ्ट इन दिस 4 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द राफ्ट इन दिस 4 सेकंड, that distance is equal to velocity of the raft into time। राफ्ट का वेलोसिटी है 1.25, टाइम है 4 सेकंड, मतलब राफ्ट खुद 5 मीटर पीछे जा चुका है। राफ्ट कितना पीछे जा चुका है भाई, राफ्ट पीछे जा चुका है 5 मीटर, तो ऑलरेडी ये 10 मीटर तो दूर था, 10 मीटर ऑलरेडी दूर था और जब ये कूदा तब तक तो राफ्ट और 5 मीटर पीछे जा चुका है, राइट। तो ये बेचारा कितना दूर गिरेगा, किनारे से 10 प्लस और 5, 15 मीटर दूर गिरेगा, राइट। तो वी कैन से द पर्सन जंप 10 तो पहले से था, 5 मीटर और राफ्ट पीछे गया, 15 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक, राइट। वो बैंक से 15 मीटर दूर गिरने वाला है, राइट। बिकॉज ये अगर आगे आया तो राफ्ट गया पीछे, राफ्ट का पीछे जाने का स्पीड हमने निकाल लिया, राइट। इसको कूदने में लगे 4 सेकंड, इस 4 सेकंड में राफ्ट 5 मीटर पीछे जा चुका है। तो ये भाई जब कूदेगा तो 10 मीटर तो ऑलरेडी डिस्टेंस है, राफ्ट और 5 मीटर पीछे जा चुका है, तो ये 15 मीटर दूर गिरेगा किनारे से, उम्मीद से ज़्यादा दूर। उसको लगेगा वो पास आ रहा है किनारे के, बट एक्चुअली वो दूर गिरेगा। चलो, तो मेरी तरफ से ये आखिरी क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि 2 बिलियर्ड बॉल से जो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, राइट। तो उनका पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ किस तरह वैरी होगा ये आपको फाइंड करना है। उसके अलग अलग ग्राफ्स आपको दिए हुए, कौन सा ग्राफ सही है वो आपको बताना है।
सो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आप पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी फॉर्म पढ़ लो, कोई भी फॉर्म आप पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होता है। इस चैप्टर में आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला आया, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा आया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बट ये डिस्टेंस वाला पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना, वो आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ोगे, और वहाँ पे आप पढ़ोगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, राइट। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ना उतना पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, राइट। और डिस्टेंस जितना कम होता जाएगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो दो बिलियर्ड बॉल्स जब एक दूसरे से दूर है, दो बिलियर्ड बॉल जब एक दूसरे से दूर है, जब डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। जैसे जैसे दोनों पास में आएंगे वैसे वैसे डिस्टेंस कम होगा और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। डिस्टेंस कम होगा और साथ में क्या होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, राइट। तो आप देखो इस ग्राफ के अंदर आपको पता चल जाएगा बहुत ईजीली कौन सा ऐसा ग्राफ है जहाँ पे डिस्टेंस कम होने पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़े। तो ये रहा एक ही ग्राफ है, जहाँ पे डिस्टेंस अगर कम हो रहा है ना, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज़ हो रहा है। तो देयर इज़ ओनली वन करेक्ट ग्राफ, दैट इज़ दिस वन। तो यहाँ पे एक ही आपका सही ग्राफ बनेगा। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, राइट। आगे जाके आप पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं ना, वो सबका ग्राफ इसी तरह बनता है। चलो, तो यहाँ पे आपका एडिशन एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। एक और न्यूमेरिकल है बट जो कोई काम का नहीं है, डीके वीके के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। तो हमने मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलिए आप इसको ख़त्म कर लेंगे। एडिशन एक्सरसाइज यहाँ पे पूरा होता है आपका।